जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बलदेव क्लासेज में। हम लोग स्ट्रेटेजी को अध्ययन कर रहे थे विद मैप के अकॉर्डिंग, तो उसी के अंतर्गत ये हमारा 5वां लेक्चर है जिसे हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कुछ महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमने एशिया कॉन्टिनेंट को अभी प्रारंभ किया है। एशिया कॉन्टिनेंट में हमने दक्षिण एशिया को प्रारंभ कर रखा है। तो दक्षिण एशिया में अभी जो हम अध्ययन कर चुके हैं वो 2 टॉपिकों को हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हमारा जो था वो था भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हम लोगों ने लगभग अध्ययन कर लिया था। भारतीय उपमहाद्वीप जो है यह एक कल्चर के आधार पर डिवाइडेशन में बांटा गया है या भौतिक स्वरूप के आधार पर बांटा गया है, जिसमें 5 देश आते हैं। 5 देश मैंने आपको बताए थे कल कि इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत यदि देखें तो 5 देश कौन कौन से हैं। तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये 5 देश आपको ध्यान रखने हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हमने दूसरी चर्चा जो किए थे वो किए हैं सार्क देशों के बारे में, या दक्षिण एशियाई देशों का जो क्षेत्रीय संगठन है उसके बारे में, अर्थात दक्षिस के बारे में चर्चा किया था। यानी कि सार्क मतलब क्या था, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसकी जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश में हुई थी, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर यदि हम देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी में है। और साथ ही साथ हमने बताया था कि जो सार्क है या जो दक्षेस है, इसमें कुल सदस्य जो देश हैं वो कितने हैं, तो 8 देश हैं। तो 8 देशों के बारे में हम लोग कल चर्चा कर चुके थे, जिनमें से मैं आपको बता चुका था 8 देश कौन कौन से हैं। तो मालदीव है ना, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये टोटल 8 देश थे। अब इन 8 देशों की मैंने आपको कल ही, जैसे ये बोर्ड पर लिखा भी है, कल का ही लेक्चर का ये लिखा हुआ है, जिसमें बताया गया था कि ये 8 देश जो हैं इनकी राजधानी, मुद्रा, संसद और भाषाओं के बारे में हमने स्टैटिक के संबंध में भी चर्चा किया था। जिसके अंतर्गत मैंने आपको बता चुका था कि जो ये 8 देश हैं, जैसे मालदीव है तो मालदीव की राजधानी का नाम क्या है, माले है। मालदीव की मुद्रा का नाम मालदीपीय रुपया है। मालदीव की भाषा का नाम क्या है, तो दिवेही है। और मालदीव की जो संसद है उसका नाम क्या, मजलिस है। तो ये चारों क्वेश्चन मालदीव के संबंध में आपको ध्यान रखने थे। इसके बाद हमने बात किया था श्रीलंका के संबंध में। तो श्रीलंका जो है बात किया है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। और श्रीलंका की जो रुपया है या करेंसी, जो करेंसी है या जो मुद्रा है वो क्या है, तो वो श्रीलंका ही रुपया है। इसके अलावा बात किया जाए तो श्रीलंका का जो भाषा है वो क्या हो जाएगा, तो सिंहली भाषा है। और दूसरी भाषा इसकी क्या है, तमिल भाषा भी है। बात किया जाए दोस्तों इसके संसद की, तो इसके संसद को हम संसदीय कह देते हैं, पार्लियामेंट्री नाम रहता है इसका, ध्यान रखना है। फिर हमने बात किया था भारत की, तो भारत जो है उसकी राजधानी का नाम क्या हो जाएगा, तो नई दिल्ली हो जाएगा। और भारत की मुद्रा का नाम रुपया है। और भारत की भाषा का नाम क्या हो जाएगा, तो हिंदी भारत की क्या है भाषा, हम देख सकते हैं, राइट, ये हो जाएगा। इसके अलावा बात किए थे दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट देश था वो पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान के बारे में बात किया तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या था, तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद था। पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका नाम क्या था, तो पाकिस्तानी रुपया था। और पाकिस्तान की यदि बात किया जाए दोस्तों भाषा का नाम क्या है, तो उर्दू भाषा है। और पाकिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या हो जाता है, तो पाकिस्तान की संसद का नाम दोस्तों बताया गया था आपको, नेशनल काउंसिल था। क्या था, नेशनल काउंसिल जो है वो पाकिस्तान की संसद का नाम था। इसके बाद हमने बात किया था अफगानिस्तान के संबंध में। तो अफगानिस्तान की बात जो हम कर रहे थे, तो अफगानिस्तान में जो आपको बताया गया था वो था कि अफगानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम अफगानी रुपया है। अफगानिस्तान जो है उसकी संसद का नाम क्या हो जाएगा, शूरा हो जाएगा। अफगानिस्तान में जो भाषा बोली जाती है पश्तो भाषा बोली जाती है। तो ये हमने स्पष्ट कर लिया था, कल आपको बिट ट्रिक के बताया था। आप इससे पहले वाले लेक्चर को देखो, वहाँ पर सारा कुछ मॉडिफाई किया गया है कि किस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था नेपाल के बारे में। तो नेपाल की राजधानी का नाम दोस्तों काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा का नाम नेपाली रुपया ही है। और नेपाल के बारे में बात किया है तो नेपाल की भाषा नेपाली हो जाएगी। और नेपाल की संसद का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राष्ट्रीय पंचायत। तो राष्ट्रीय पंचायत जो है वो किस देश की संसद का नाम है, तो हम कह सकते हैं वो नेपाल की संसद का नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था भूटान के बारे में। तो भूटान जो है, भूटान की राजधानी का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो न्यूगल ट्रम भूटान की राजधानी है। भूटान की मुद्रा की बात किया जाए दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, भूटान की राजधानी का नाम थेम्पू है। और भूटान की मुद्रा का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यूगल ट्रम हो जाएगा। भूटान जो है बात किया जाए भूटान की संसद का नाम तो तसंगडू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तसंगडू। जबकि बात किया जाए
भूटान की जो भाषा है उसका नाम क्या है, जोंगखा। क्या हो जाएगा, जोंगखा हो जाएगा भूटान की भाषा। भूटान की संसद ग्रंथ तसंगडू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारा जो लास्ट जो देश था वो था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में हमने चर्चा किया था। तो बांग्लादेश की जो दोस्तों राजधानी है उसका नाम क्या है, ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका है। बांग्लादेश जो है अब देखा जाए तो इसकी भाषा का नाम क्या हो जाएगा, बांग्ला ही हो जाएगा, यानी बंगाली भाषा बोली जाती है यहाँ पर। और बांग्लादेश की संसद का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो जातीय संसद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातीय संसद। तो ये हमने सारे देश जो थे इनके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब इसी में से हम प्रत्येक देश के बारे में लगभग 10 से 15 बिंदु जो हो सकते हैं स्ट्रेटेजी के विद मैप के अकॉर्डिंग, तो वो हम लोग क्या करते हैं, वो अध्ययन करने वाले हैं। तो अब देखिएगा हम जो भी देश हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे, जो भी देशों के बारे में जो भी चीज़ें वो देखेंगे, ठीक है। तो ये सब देश मैं कल आपको लोकेशन के हिसाब से बता चुका था। अब जो भी चीज़ें हैं वो क्या करना है इस लेक्चर में समझिएगा आप। देखो देखिएगा दोस्तों, आप देखो सार्क पढ़ रहे थे, सार्क में सबसे पहला जो देश था हमारे सामने वो था मालदीव। तो मालदीव के बारे में हम दोबारा से जो भी चीज़ें हैं क्या क्या बन सकती हैं वो देखिएगा, ठीक है। तो जब भी देश आएगा कोई भी, तो चार तो वो कॉमन चीज़ आपको रखनी है कि किस देश की राजधानी क्या है, यानी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, उसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, और उसकी लैंग्वेज यानी भाषा क्या है। ये चारों तो शब्दावली डेफिनेटली याद रखनी ही रखनी है। इसके अलावा जो भी विशेषताएँ हैं वो हम थोड़ा सा देखते चले जाएंगे, राइट, ये कर लेंगे। तो देखिएगा अगर मालदीव की दोस्तों बात किया जाए तो थोड़ा सा एक बार चित्र बनाना पड़ेगा हमको। ये हमारा प्यारा भारत है, और इस प्यारे भारत के अकॉर्डिंग ही क्या है, सभी जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनको हम यही समझ लेंगे, ठीक है, लगभग। अगर आप देखोगे ये हमारा प्यारा भारत हो जाएगा, ठीक है, लगभग हम ये मान ले रहे हैं, राइट। अब बात किया जाए दोस्तों इसी भारत के इर्द, अगर हम देखेंगे इधर, इधर जो है ये पाकिस्तान है, और इधर के अफगानिस्तान है। और आप जहाँ देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों एक देश है जिसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा देखोगे तो ये द्वीपीय देश है, छोटा सा ये है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको अब उदाहरण नहीं बन जाएगा। तो लगभग जो हम लोगों ने कल जो 8 देश सार्क के पढ़े थे वो 8 देश हमारे सामने लगभग हम देख सकते हैं, यही 8 देश हैं जो आप अध्ययन कर सकते हो, ठीक है, ये वाले। तो 1 नंबर जो देश है दोस्तों बताओ क्या हो जाएगा, ये मालदीव है। 2 नंबर श्रीलंका है। 3 नंबर भारत है। 4 नंबर अफगानिस्तान है। 4 नंबर पाकिस्तान है, और 5 नंबर अफगानिस्तान है, और 6 नंबर दोस्तों क्या होगा, नेपाल हो जाएगा। 7 नंबर भूटान है, और 8 नंबर क्या हो जाएगा, 8 नंबर दोस्तों हो जाएगा बांग्लादेश। ये सार्क में जो शामिल देश हैं उनके बारे में ये 8 देशों की लोकेशन है। अब प्रत्येक देश के बारे में जो विशेषता बन सकती है हम क्या करते हैं, उन देशों को अध्ययन करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं, हमारे जो एसएससी एग्जाम है उनमें पूछे गए ही हैं इसमें से प्रश्न। एनटीपीसी आरआरबी वाले में प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी मतलब रेलवे का एग्जाम है, अगर वहाँ पर स्टैटिक का पोर्शन दिया गया आप देख सकते हो, ये पूछे जाते हैं प्रश्न। सुपर टेट जो एग्जाम हुआ है वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। UPSSC पेट के प्रश्न हुए, मतलब पेट का पेपर हुआ है वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो लगभग अगर देखा जाए UPSI में है, वहाँ से प्रश्न, वहाँ पर UPSI में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान से क्या है, थोड़ा सा आप इसको अध्ययन करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा जो मुद्दा है देशों को उठाते हैं, सबसे पहले जैसे एक पहले नंबर हमने देश उठाया है जिसका नाम मालदीव है। तो आप मालदीव को देख सकते हो, ये मालदीव जो है वो कहाँ पर अवस्थित हो सकता है। तो ये हमने बताया था आपको कि दक्षिण एशिया है। तो दक्षिण एशिया के दक्षिण में, दक्षिण एशिया के दक्षिण में यदि हम देखें तो क्या था, तो हिंद महासागर था। क्या था, हिंद महासागर। तो सबसे पहला प्रश्न तुम्हारे सामने यही है कि मालदीव जो है वो किस महासागर में अवस्थित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मालदीव जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में क्या है, अवस्थित है, ये पहला बिंदु कर लेना आप। मालदीव क्या है, हिंद महासागर में अवस्थित है, इसे हम देख लेंगे, राइट, ये हो जाएगा। दोस्तों बात किया जाए मालदीव की, तो मालदीव के बारे में और विशेषता क्या लिख सकते हो। मालदीव जो है वो एशिया का सबसे छोटा देश है। अगर तुमसे पूछे जैसे एशिया जो कॉन्टिनेंट है
उसमें जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एशिया का सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश यदि कोई है तो वो क्या हो जाएगा, वो मालदीव हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो मालदीव देखो हमने ये बताया ना, यही मालदीव हो जाएगा। यहाँ पर वैसे दिखता नहीं है, हल्का सा छोटे छोटे द्वीपों का ये है बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात किया है मालदीव के बारे में और क्या है, तो मालदीव जो है दोस्तों यह प्रवाल भित्ति से बना हुआ मतलब देश है। प्रवाल जीवों के द्वारा जो होता है ना, तो प्रवाल जीवों से बना द्वीपीय देश है, बना द्वीपीय देश है। ध्यान रखना छोटा सा ही है। तो प्रवाल भित्ति जो मूंगा चट्टानें होती हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में एक जीव रहता है प्रवाल, तो वो जब जीव मर जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, वो मतलब परत दर परत एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, उसके बाद वो द्वीप बन जाता है समुद्र में। तो वह ऐसा ही देश है, इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। तो प्रवाल जीवों से बना द्वीपीय देश है। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, तो जो मालदीव है, मालदीव के बारे में विशेष क्या ले सकते हैं, तो मालदीव जो है इस देश में किस धर्म की अधिकता है, तो ध्यान रखना है इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा है ना, यानी मुस्लिम जो है वो अधिक मात्रा में है। ध्यान रखिएगा, पूछिएगा मालदीव में किस धर्म के लोग अधिक रहते हैं, तो इस्लाम यानी कि मुस्लिम लोग जो है वो अधिक मात्रा में रहते हैं मेजॉरिटी में, ठीक है। ध्यान रखना ये किस धर्म की अधिकता है, तो हम ये देख लेंगे ये। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, जो मालदीव है, मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर है, यानी मालदीव में भी देखा जाए कृषि आधारित देश है, ये व्यावसायिक आधारित देश है, कैसा है। तो ध्यान रखना है मालदीव जो है वो पर्यटन पर निर्भर है। यानी बात किया जाए कि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, अर्थव्यवस्था, तो मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन यानी टूरिज्म पर निर्भर है। पर्यटन यानी कि टूरिज्म पर निर्भर है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर टूरिज्म यानी कि बहुत सारे लोग आते हैं पर्यटन के लिए, और उसी से क्या है इसका जो भी देश है उसकी इकोनॉमी क्या होती है, रन करती है। तो हम देख सकते हैं तो मालदीव की जो अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर हो जाएगी दोस्तों, पर्यटन पर निर्भर हो जाएगी। तो पर्यटन हम इसे देख सकते हैं, पर्यटन पर हो जाएगी, राइट, ये कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि जो मालदीव है ना, मालदीव की जो राजधानी है दोस्तों, ये बता चुका हूँ पहले ही मैं आपको, राजधानी, मुद्रा और मालदीव की भाषा और मालदीव की संसद, ये 3-4 प्रश्न और आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं, ध्यान रखना है। तो आपको ये स्पष्ट हुआ होगा। मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, ठीक है, माले राजधानी, जो माले हो जाएगी, कैपिटल। करेंसी क्या हो जाएगी, इसका रुपया है, यानी मालदीव ये रुपया हम बोल सकते हैं। और भाषा क्या है दोस्तों, तो दिवेही, दिवेही, दिवेही क्या हो जाएगा, इसकी भाषा हो जाएगी। इसके अलावा संसद की बात किया जाए दोस्तों, तो मजलिस जो है इसकी क्या है, संसद है। यानी कि मालदीव की संसद या पार्लियामेंट का नाम क्या हो जाएगा, मजलिस हो जाएगा। तो मजलिस हम कर लेंगे। अब यहाँ प्रश्न पता है क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मालदीव से लगभग होकर के एक रेखा गुजरती है दोस्तों, और उस रेखा का नाम पता है क्या है, विषुवत रेखा। क्या नाम है, विषुवत रेखा है। तो मालदीव की जो राजधानी है वो मतलब किसके करीब अवस्थित है, तो विषुवत रेखा के करीब अवस्थित है। ये थोड़ा सा मेंशन कर लेना, पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो माले है, तो माले जो है वो किस रेखा पर मतलब अवस्थित है, नज़दीक अवस्थित है, तो विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर क्या है, विषुवत रेखा के निकट अवस्थित है। तो ध्यान रखना एशिया का वह देश जिसकी राजधानी विषुवत रेखा पर या विषुवत रेखा के निकट अवस्थित है, तो वह कौन सा देश है, तो मालदीव है। तो मालदीव की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा, तो माले हो जाएगा। तो माले जो है वो क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा के निकट अवस्थित है, ऐसे रिलेट कर लेंगे हम लोग, राइट, ये कर लेना है। तो दोस्तों मालदीव के बारे में कुछ जो बिंदु हैं परीक्षा की दृष्टि से वो इतने ही हो जाएंगे, ठीक है। यानी मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित है। मालदीव के बारे में और विशेष क्या है, तो प्रवाल जीवों से निर्मित ये द्वीपीय देश है। इसके अलावा यहाँ पर इस्लाम या मुस्लिम लोगों की यहाँ अधिकता है, और अर्थव्यवस्था इसकी पर्यटन पर निर्भर है। राजधानी, मुद्रा वगैरह सब आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो इसे आप 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा अच्छी तरीके से, ये क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला देश क्लियर हुआ मालदीव। अब दूसरे देश की दोस्तों बात करते हैं। अब दूसरा देश हमारे सामने क्या हो जाएगा, श्रीलंका। तो हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की। तो अब करिए श्रीलंका के बारे में, राइट। तो देखो श्रीलंका के बारे में दोस्तों, श्रीलंका की यदि बात किया जाए तो देखो ध्यान से श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका हमारे सामने ये है, और श्रीलंका का मैं अलग से भी चित्र बना लूँगा और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इसी चित्र के अंतर्गत। तो देखो डालते हैं हम लोग श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका की बात किया जाए दोस्तों,
तो 4 क्वेश्चन तो कॉमन रखने ही है कि श्रीलंका की राजधानी, मुद्रा वगैरह जो भी चीज़ें वो। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने, मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि श्रीलंका की खोज किसने किया था, बताओ। ये तुम्हारा पेपर में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी या एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया था 2017 में शायद, ठीक है, ध्यान रखना कि बताओ श्रीलंका की खोजकर्ता कौन है। तो श्रीलंका की जो खोज की है दोस्तों, वो 1505 में पुर्तगालियों ने की थी। किसने की थी? पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों ने, इन पुर्तगालियों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके द्वारा क्या किया गया था, श्रीलंका जो देश है इसकी खोज किया गया था 1505 में। तो ये आपको ध्यान रखना है श्रीलंका के संबंध में। हालांकि दोस्तों बात किया जाए श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका पर जो था वो किसका गुलाम था, किसका गुलाम था? तो ध्यान, खोज इन लोगों ने किया था, लेकिन अधिकार किसने कर लिया था या गुलाम बना लिया था इसको? तो ये बना लिया था ब्रिटेन वालों ने। यानी कि ब्रिटेन का मतलब क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था उन्हीं ने क्या किया था, इस श्रीलंका को भी गुलाम बना लिया था। यानी कि औपनिवेश बन गया था ब्रिटेन का श्रीलंका, राइट। जिस तरह से भारत औपनिवेश था किसका, ब्रिटेन का, उसी तरह से श्रीलंका भी किसका औपनिवेश हो गया था, तो ब्रिटेन का हो गया था। तो प्रश्न अब यही उठता है कि अगर यह ब्रिटेन का औपनिवेश था, यानी श्रीलंका जो है दोस्तों वो ब्रिटेन का औपनिवेश था, तो हमको ये देखना है कि तो फिर ये ब्रिटेन से कब आज़ाद हुआ था, है ना। ब्रिटेन ने इसे कब आज़ाद किया था, स्वतंत्र कब हुआ था ये श्रीलंका? तो आपको ध्यान रखना है ये 4 जनवरी को स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 को, 1948 में क्या हुआ था, 4 जनवरी 1948 को यह इसे आज़ादी यानी कि फ्रीडम या इंडिपेंडेंस जो डे मनाता है, ये कब मनाता है? 4 जनवरी को मनाता है श्रीलंका जो रहता है। श्रीलंका किसका औपनिवेश था? तो ब्रिटेन का था। हालांकि श्रीलंका की खोज किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। ये खोज कब किया गया था? 1505 में किया गया था। जबकि यह स्वतंत्र कब हुआ है? तो 1948 में हुआ है। किससे स्वतंत्र हुआ है? तो ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के औपनिवेश के अंतर्गत ही आता था, राइट। तो ये हम देख लेंगे इसके अंतर्गत, हम देख लेंगे इसको। तो श्रीलंका जो है के बारे में 2 प्रश्न आपको स्पष्ट हुए होंगे। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका में और क्या विशेष है हम वो जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो श्रीलंका में बात की जाए दोस्तों, तो श्रीलंका में किस धर्म के लोग ज़्यादा मात्रा में हैं? तो ध्यान रखना है यहाँ पर है बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो क्या है, अधिक मात्रा में यानी मेजोरिटी में है बौद्ध धर्म। यानी कि जो पूरा श्रीलंका जो है लगभग यहाँ पर 80% से 90% क्या है, बौद्ध धर्म की अधिकता है, ये कह सकते हैं। तो अब इसी बौद्ध धर्म से आप रिलेट कर सकते हो कि एक भारत का एक राजा था जो कि बहुत महान राजा है, अशोक। तो अशोक ने क्या किया था, अशोक जो था उन्होंने बौद्ध धर्म को बना लिया था। तो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। तो उनका जो बेटा था महेंद्र और उनकी बेटी थी संघमित्रा। तो अशोक ने अपने बेटे और बेटी दोनों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। और क्यों भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार करने के लिए भेजा गया था। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि बौद्ध धर्म की अधिकता है, तो ध्यान रखना है। तो हम रीजन मान सकते हैं इस बात को, हम ऐसे रिलेट कर लेंगे कि अशोक ने क्या किया था, अशोक जो थे अशोक जो था, अशोक ने अपने बेटा, इनका बेटा का नाम क्या था? महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। और इनकी बेटी का नाम क्या था? तो इनकी बेटी का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। तो इन दोनों को कहाँ भेजा था? इन दोनों को श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया था? श्रीलंका भेजा गया था, ध्यान रखिएगा ये। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि मतलब किस राजा के बेटा और बेटी जो थे वो श्रीलंका में गए थे, तो आपको ध्यान रखना है। तब वो कौन हो जाएंगे? तो हम कह सकते हैं वो हो जाएंगे कौन? तो वो अशोक के महेंद्र जो बेटा है वो, और जो मतलब इनकी बेटी है संघमित्रा, वो हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे रिलेट कर लेंगे, ये बन जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। 3 प्रश्न अब तक हमने देख लिए। पहला प्रश्न किसने खोज किया, स्वतंत्रता किससे मिली, किस धर्म की अधिकता है, अशोक ने अपने बेटा को बेटी को यहाँ भेजा, राइट, ये हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो और बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो देखो कि श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की जो राजधानी है, राजधानी के संबंध में प्रश्न जो है ना वो पूछे गए हैं कई सारे। तो राजधानी के यानी कैपिटल के बारे में जो भी चीज़ें वो एक के बाद स्पष्ट देख लीजिएगा। कि सबसे पहला प्रश्न देखो, एक तो ये पूछा एसएससी वालों ने, ये बताइएगा श्रीलंका की प्रथम राजधानी कौन सी है। दूसरा प्रश्न पूछा है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तीसरा प्रश्न ये है कि ये दोनों प्रश्न पूछे गए, ध्यान रखना, यानी पहली राजधानी कौन सी थी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है। और तीसरा प्रश्न है वर्तमान राजधानी कौन सी है। तो ये तीनों प्रश्न जो है इससे जुड़े हुए हैं और तीनों ही पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है। श्रीलंका की बात की जाए दोस्तों, तो श्रीलंका की जो पहली राजधानी थी वो थी अनुराधापुरा। अनुराधापुरा, अनुराधापुरा,
श्रीलंका की ये पहली राजधानी है धारागना, अनुराधापुरा। ओके, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट राजधानी। सबसे पहले अगर देखा जाए श्रीलंका ने अपनी राजधानी बनाई थी, किसे बनाई थी, अनुराधापुरा को। इसके बाद बात की जाए दोस्तों, इसकी राजधानी थी कैंडी, फिर क्या बनी, कैंडी बनी, ये दूसरी राजधानी हो जाएगी इसकी। जबकि बात की जाए दोस्तों श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो तीसरी राजधानी बनी थी वो कौन सी बनी थी, तो तीसरी राजधानी इसकी बनी थी कोलंबो। कौन सी बनी थी, कोलंबो बनी थी, ध्यान रखना है। तीसरी राजधानी कौन सी बनी, कोलंबो। और दोस्तों चौथी राजधानी जो है, जो कि वर्तमान में हम कह सकते हैं जो राजधानी है, वह श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, श्री जयवर्धनेपुरा, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। वर्तमान में श्रीलंका की जो राजधानी है वो यही राजधानी है। वर्तमान राजधानी का नाम क्या श्रीलंका की का, तो ध्यान रखना है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। तो हम ये रीड कर लेंगे यहाँ पर। जबकि प्रश्न देखो सबसे पहला वाला पूछा गया कि प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो अनुराधापुरा थी। जबकि बात किया जाए दोस्तों कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर जो है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, कोलंबो हो जाएगा। आप यहाँ मेंशन कर सकते हो सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कोलंबो। ठीक है, ये हम कर लेंगे। इनकी लोकेशन देखना चाहो तो मैप पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। अब देखो मैं ये वाला मैप हटा दे रहा हूँ क्योंकि हम जो अभी अध्ययन कर रहे हैं वो श्रीलंका के बारे में कर रहे हैं। तो श्रीलंका का थोड़ा चित्र बड़ा बना ले रहे हैं और ध्यान से सारी चीज़ों को हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो समझो थोड़ा सा, देखिएगा दोस्तों। देखो ऊपर हल्का सा हम भारत को भी दिखाएंगे, भारत का दक्षिणी एरिया है ना वो दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये ऐसे लगा देना, ठीक है। अब यहाँ से हम श्रीलंका को बनाते हैं। ये है, ठीक है। अब यहाँ से ये डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ, ये लगभग श्रीलंका ये हो जाएगा। अब यहीं से तुम्हें सारी चीज़ को समझना है, राइट, ये कर लेना है। तो देखो मैंने बताया आपको, सबसे पहले हमने बात की अनुराधापुरा। देखो अनुराधापुरा जो है ना ऊपर की तरफ पड़ेगी, यहाँ पर अनुराधापुरा ये थी, ठीक है, ध्यान रखना है। कैंडी की बात करें दोस्तों, कैंडी जो थी वो ये वाली थी कैंडी। अब कैंडी के जस्ट सामने था कोलंबो, और कोलंबो के जस्ट ऊपर क्या पड़ जाएगा, तो जस्ट ऊपर पड़ जाएगा, ध्यान रखना, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। तो वर्तमान जो राजधानी है वो ये वाली है, ठीक है। देखो पहली क्या है, अनुराधापुरा, दूसरी कैंडी, तीसरी कोलंबो। कोलंबो जो है यह श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर भी है। और साथ ही साथ बात किया जाए तो इस कोलंबो के जस्ट ऊपर यानी उत्तर में एक जगह है जिसका नाम श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है, जो कि वर्तमान में क्या है, श्रीलंका की राजधानी है। तो इसे हम यहाँ से रिलेट कर लेंगे और ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ राजधानी के संबंध में इसका इतिहास रहा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट, ये हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसके अलावा यदि बात किया जाए तो और क्या विशेष यहाँ पर बन सकता है, तो हम उसको समझते हैं। देखो श्रीलंका जो है दोस्तों, इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, ये बताओ। श्रीलंका की जो अवस्थिति है वो कहाँ दिख रही है आपको। तो यदि हम बात करें श्रीलंका की दोस्तों अवस्थिति की, तो आप देख सकते हो श्रीलंका भी क्या हिंद महासागर में अवस्थित है ना, कहाँ स्थित है, हिंद महासागर। तो मैं रिलेट कर दे रहा हूँ आपको, तो आप कर लीजिएगा। यानी कि यह भी कहाँ पर है, हिंद महासागर का ये द्वीपीय देश है, हिंद महासागर, हिंद महासागर में अवस्थिति है। श्रीलंका जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो हिंद महासागर में। अब देखो हिंद महासागर में अवस्थित है तो सैटेलाइट से सब इसकी इमेज ली जाती है। जैसे ऊपर से जब सैटेलाइट से इमेज लेते हैं तो यह ऐसा दिखता है हिंद महासागर में एक मोती की तरह, ऐसा ऊपर से चित्र दिखता है इसका, जैसे एक मोती की तरह। वैसे अगर तुम देखो तो ऐसे तो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन अगर दूर से थोड़ा देखा जाए और चारों तरफ यहाँ ब्लू ब्लू, जैसे ब्लू पानी है और पानी यदि नीला होता है उसके बीच में अगर ये लगा दिया जाए तो एकदम मोती की तरह एकदम चमकता है, यानी दिखता है ये। तो हम कह सकते हैं, पूछेगा तुमसे हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है हिंद महासागर का मोती। तो हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो किसे कहते हैं, श्रीलंका को ही कहते हैं, ठीक है। तो हिंद महासागर में अवस्थिति है श्रीलंका की, और श्रीलंका को हम क्या बोलते हैं, तो हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात किया है दोस्तों और क्या विशेष बनेगा, तो वो देखिएगा इसका जो आकार है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये आंसू के समान है। जैसे मान लीजिए कोई रो रहा है और रोते वक्त जो आंसू टपक जाता है, एकदम आंसू टपकने की स्थिति में होता है तो एकदम लटक जाता है आंसू, तो उसी तरीका क्या है इसका कुछ बनता है, यह चित्र जो रहता है वो। तो पूछेगा आंसू के आकार का देश किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना कैसे बोल देंगे, तो श्रीलंका को बोल देंगे। तो देख सकते हैं हम आंसू के आकार का देश, आंसू के आकार का देश, आकार का देश कैसे कहा जाता है,
तो श्रीलंका को ही कहा जाता है, ध्यान रखना है। यानी कि इसका देखो लगभग जो सेब है या आकार है या साइज है वो कैसा बनना है, आंसू के आकार का या मोती जैसा लगता है सैटेलाइट की इमेज में, इसलिए हिंद महासागर मोती कहते हैं। और इसकी अवस्थिति भी दोस्तों कहाँ पड़ जाती है, तो हिंद महासागर में ही पड़ जाती है। तो हिंद महासागर का ये क्या है, देश रहेगा, इसे हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे जान लेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए और क्या विशेष है वो देख ले रहे हैं। देखो श्रीलंका का सबसे जो उत्तरी बिंदु है, श्रीलंका का सबसे उत्तरी जो द्वीप आपको दिख रहा है, इस द्वीप का नाम जाफना है। क्या नाम है, जाफना। इस द्वीप का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, जाफना हो जाएगा। यानी कि दे रहा हूँ श्रीलंका का सबसे उत्तरी द्वीप, उत्तरी जो द्वीप है इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, जाफना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाफना। इसी जाफना पर दोस्तों श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु या उत्तरी पॉइंट है जो अवस्थित है, ध्यान रखना है। तो श्रीलंका का सबसे उत्तरी जो बिंदु है पॉइंट कर दे रहा हूँ, इसका नाम है वो जाफना द्वीप पर ही स्थित है। यानी श्रीलंका का उत्तरी द्वीप का नाम जाफना है और जाफना पर ही सबसे उत्तरतम जो इसका बिंदु है वो श्रीलंका का वो हो जाएगा पॉइंट पेट्रो। क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट पेट्रो है। क्या हो जाएगा, पॉइंट पेट्रो। ये हम रिलेट कर देंगे यहाँ पर। और ये पॉइंट पेट्रो जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो श्रीलंका के मुख्य भूभाग पर है या द्वीप पर है। तो श्रीलंका के जाफना द्वीप पर अवस्थित है पॉइंट पेट्रो। तो पॉइंट पेट्रो का आपको ध्यान रखना है, ये श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु है। क्या हो जाएगा, सबसे उत्तरी बिंदु। अब दोस्तों देखो जो ये जाफना द्वीप है और ये श्रीलंका है, इसके मध्य में एक दर्रा है, जाफना द्वीप और श्रीलंका के मध्य में। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ, थोड़ा सा जब रिलेट करेंगे आप, कि श्रीलंका जो है उसका एक द्वीप है उत्तरी द्वीप जिसका नाम जाफना है। तो जाफना और मुख्य श्रीलंका को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या है, यहाँ लिख देना एलिफेंटा दर्रा। क्या हो जाएगा, एलिफेंटा। तो एलिफेंटा जो दर्रा है दोस्तों, एलिफेंटा। अब एलिफेंटा दर्रा की क्या विशेषता है जाना, एलिफेंटा दर्रा वो यही वाला मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यानी कि जाफना, जाफना और मुख्य श्रीलंका, मुख्य श्रीलंका को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, जो मतलब एलिफेंटा दर्रा है वो, ठीक है। तो एलिफेंटा दर्रा जो क्या करता है, तो जाफना द्वीप और मुख्य श्रीलंका का जो आवागमन है वो किस दर्रे के द्वारा होता है, तो वो हो जाता है एलिफेंटा दर्रे के द्वारा। अब देखो एलिफेंटा नाम आ रहा है, तो एलिफेंटा से ये एक क्वेश्चन और इससे रिलेट कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन रिलेट हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा कि श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु का नाम एलिफेंट ही है, यानी कि हाथी है। तो हम यहाँ पर यही रिलेट कर दे रहे हैं कि श्रीलंका का राष्ट्रीय जो पशु है, राष्ट्रीय पशु, इससे रिलेट कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाथी, यानी एलिफेंट ही हो जाएगा। तो श्रीलंका का नेशनल जो एनिमल है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। एलिफेंटा दर्रा भी याद हो जाएगा आपको और प्लस हाथी भी याद हो जाएगा, ध्यान रखना है, ऐसे कर लेना रिलेट। तो एलिफेंटा दर्रा जो है वो किस देश में है, श्रीलंका में है। किसको जोड़ता है, तो ध्यान रखना है, जाफना द्वीप को मुख्य श्रीलंका से जोड़ता है, ये कर लेंगे। जाफना द्वीप जो है श्रीलंका के उत्तर में है और श्रीलंका के उत्तर में जाफना द्वीप है। तो इसी जाफना द्वीप पर क्या है, इसी जाफना द्वीप पर दोस्तों श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु पॉइंट पेट्रो है। तो पॉइंट पेट्रो जो बिंदु है वो किस देश के अंतर्गत आता है, श्रीलंका के अंतर्गत आता है। ऐसे हम इसे रिलेट कर देंगे, राइट। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट पेट्रो, ठीक, ये वाला जो बनाया गया ये वाला। इसके अलावा बात किया जाए, मैंने अभी जाफना की बात किया है दोस्तों, तो इसी जाफना में एक समस्या है, ध्यान रखना है। यहाँ पर एक संगठन है जो विद्रोही संगठन कह सकते हैं हम लोग जाफना द्वीप पर, तो कर लेना श्रीलंका का विद्रोही संगठन है ना। श्रीलंका का क्या है, विद्रोही संगठन है, विद्रोही संगठन, संगठन। इस संगठन का नाम दोस्तों क्या है, तो लिट्टे है, LTTE। क्या हो जाएगा, LTTE, इसे शॉर्ट में लिट्टे हम बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये विद्रोही संगठन है श्रीलंका का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिबराइजेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, ठीक है, लिबराइजेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, ठीक है, लिख सकते हैं आप यहाँ पर लिबराइजेशन, लिबराइजेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, तमिल ईलम, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिट्टे का। ये जो लिट्टे है ये विद्रोही संगठन है, इसकी स्थापना दोस्तों 1976 में हुई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो प्रभाकरण के द्वारा की गई थी, प्रभाकरण। तो प्रभाकरण के द्वारा क्या इसकी स्थापना किया गया था, ये ध्यान रखना है इसको, 1976 में। ये विद्रोही संगठन है, ये श्रीलंका में जो है मतलब क्या करते हैं, स्वतंत्रता की मांग करता है कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। जैसे जाफना जो द्वीप है उस पर ही अपना देश अलग बनाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, कि भारत में भी जैसे खालिस्तानी है, तो खालिस्तानी के लोग कहते हैं हमें खालिस्तान अलग चाहिए। जब पंजाब में कुछ विद्रोही संगठन है जो खालिस्तान की मांग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से
ये श्रीलंका में लिट्टे या LTTE जो एक संगठन है, जो श्रीलंका का एक विद्रोही संगठन है, वो क्या करता है, वो मांग करता है एक नए देश के लिए जो कि जाफना द्वीप को श्रीलंका से अलग करना चाहता है। और इसका जो संस्थापक है वो कौन है, प्रभाकरण है, जो कि इसने 1976 में इसकी स्थापना किया था LTTE की। हालांकि ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो हुई है मतलब LTTE की, वो भारत की देन है, क्योंकि जो प्रभाकरण था वो बिलोंग करता है लगभग भारत के तमिलनाडु राज्य से। तो भारत के तमिलनाडु राज्य से लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, और ये पहुँचाने वाले कौन थे, तो भारत की उस समय जो सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार, तो इंदिरा गांधी सरकार ने यहाँ पर इन्हें पहुँचाया था। उसका रीजन क्या है थोड़ा सा जान लीजिएगा ब्रीफ में। देखो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके तत्पश्चात कुछ समय बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में हुआ। जैसे प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर के यानी कि लगभग 1915 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक हो गया था, लगभग 3-4 साल चला। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध हुआ, 1939 से प्रारंभ हुआ और 1945 में समाप्त हो गया। तो जब दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया, उसके बाद क्या हुआ, दुनिया के 2 देश ऐसे हैं जो बापू बनना चाहते हैं, जिसमें एक देश है USSR है ना, यानी कि वर्तमान जो जिसका नाम है वो क्या है, रूस है, और एक देश है USA यानी जिसे बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये दोनों देश जो थे अपने वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुटों में पूरी दुनिया को बांट दिया। तो मैं अगर आपसे बोलूँ USA के साथ जो देश थे उन्हें बोलते हैं हम पहली दुनिया के देश, और जो USSR के साथ में जो देश जुड़े हुए थे उन्हें बोलते हैं दूसरी दुनिया के देश। तो अब इन दोनों में आपसी वर्चस्व की लड़ाई होना स्टार्ट हो गई USA और USSR के अंतर्गत। तो क्या हुआ दोस्तों कि इस शब्दावली को हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, कोल्ड वार, शीत युद्ध बोलते हैं इसको। शीत युद्ध में क्या होता है, कोई तीसरा पिटाता है, मतलब 2 बड़े लोगों की लड़ाई में किसी तीसरे का पिट जाना, उसी को बोलते थे शीत युद्ध, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये लगभग चलता रहता है, डिप्लोमेसी होती है उसके अकॉर्डिंग। तो वही यहाँ पर क्या हुआ श्रीलंका के साथ में हुआ कि श्रीलंका ने क्या किया कि जो USA था, उस समय की बात है 1945 की, USA को क्या कर दिया, मतलब 1976 में ये ग्रुप आ रहा है, उससे पहले की घटना हो रही है जब ये बनना है। तो ये मजबूरी में ये क्या है, ग्रुप बनाया गया था जो श्रीलंका में एक विद्रोही संगठन के रूप में वर्तमान में विद्यमान है। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो USA था, USA ने क्या किया, श्रीलंका से थोड़ी सी जगह मांगी और अपना एयरबेस यहाँ पर बनाना की इच्छा जताई। तो श्रीलंका ने क्या किया, जो USA था उसको थोड़ा सा जगह दे दिया और यहाँ एयरबेस उसका बनवाना स्टार्ट करवा दिया। इससे जो दिक्कत थी वो किसको दिक्कत हुई, USSR को दिक्कत हुई। USSR कहने लगा कि अगर USA इधर आ जाएगा तो उसका दक्षिण एशिया में क्या है, मतलब जो वर्चस्व है वो बढ़ जाएगा। तो USA नहीं, मतलब USSR जो था वो नहीं चाहता था कि जो USA है उसका वर्चस्व दक्षिण एशिया में बढ़े। इसी के लिए जो USSR था यानी रूस था, उसने भारत की मदद ली। तो उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी से उस समय जो USSR के जो भी प्रेसिडेंट थे उन्होंने बात की, और बात करने पर बताया कि ऐसी बात है, अगर तुम इसे सॉल्व कर सको तो देखो करके। तो उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक संगठन बनाया गया, मतलब, और जिसका नाम LTTE, मतलब इनके द्वारा इनके संरक्षण में या इनसे वो फंडिंग करके ये संगठन बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, प्रभाकरण नाम का एक व्यक्ति था, इसने जाकर के वहाँ पर जाफना द्वीप में जाकर इसकी स्थापना किया 1976 में। उसके बाद मतलब क्या करने लग गया, वहाँ अशांति फैल गई श्रीलंका में, मतलब इन लोगों ने मारकाट मचा दिया। तो श्रीलंका जो थी, जब श्रीलंका का वहाँ का जो प्रधानमंत्री था उसने सोचा कि यार ये मतलब ये दंगे फसाद या अशांति क्यों उत्पन्न हो रही है। तो कारण पता लगा कि जो USA यहाँ आकर बैठ गया है, इसके चक्कर में क्या हो रहा है, ये अशांति फैली हुई है। तो फिर क्या हुआ, भारत सरकार ने श्रीलंका पर दबाव बनाया, और दबाव के कारण क्या हुआ, जो USA का जहाँ पर जो एयरबेस था उसे यहाँ से हटाना पड़ा, मतलब कि श्रीलंका ने मना करना पड़ा USA को, आप हमारे यहाँ से जाइएगा, नहीं तो हमारा देश क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा आपके चक्कर में, और हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ, यानी कि USSR जो था उसने भारत के द्वारा श्रीलंका पर क्या किया, दबाव बनवाया, और श्रीलंका को मजबूरन क्या करना पड़ा, यहाँ से मतलब जो USA था उसे हटाना पड़ा था। उसका मतलब ये हुआ कि यह जो है परिणाम इसका ये निकला कि LTTE की जो स्थापना है वो इसी पर्पज़ के उद्देश्य से यहाँ हुई थी, और आज भी यह जो ग्रुप है यहाँ पर सक्रिय है। ठीक है, ध्यान रखना, यही ग्रुप है जिसने क्या कर दिया था, राजीव गांधी की हत्या कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इंदिरा गांधी जी ने अपना काम निकलवा लिया, उसके बाद इन्हें आतंकवादी घोषित करवा दिया था। मतलब इनको जो इंदिरा गांधी जी सपोर्ट कर रही थी वो सारा कुछ उन्हें छीन लिया गया और बोल दिया गया ये इलीगल है। तो उसके बाद ये का आज भी इलीगल माना जाता है। इसी का बदला लेने के लिए जो लिट्टे संगठन था, उनके कुछ लोगों ने मिलकर के क्या किया, राजीव गांधी को मतलब हत्याकांड देने का मतलब जो
जो राजीव गांधी का हत्याकांड हुआ था, वो पूरा का पूरा जो कांड किया था, किसने किया था? इन्होंने किया था। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, मद्रास कैफे। तो मद्रास कैफे आप देख सकते हो जाकर के। तो एक बुजुर्ग महिला है, वो बम लगाए हुए हैं और उसके बाद वो अपने आप को उड़ा देती हैं, और उसी में क्या है, बहुत सारे लोग मतलब उसमें विस्फोटक में मारे जाते हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी थे, जो इसमें चले गए थे। तो ये परिणाम जो है वो किसका था? इंदिरा गांधी जी का था। इंदिरा गांधी जी भी चले गए और प्लस राजीव गांधी जी भी चले गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे चल करके। तो श्रीलंका में और क्या विशेष है, तो समझो आप, ये समझ में आ गया वो गिट्टी वाला। इसके अलावा बात किया है दोस्तों श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में और क्या विशेष देखो, तो इसके श्रीलंका के संबंध में देखो, भारत की परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखो थोड़ा सा, तब मैं थोड़ा समझाऊंगा। और देखो ये वाला जो एरिया है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर, तो ये वाला एरिया तो केरला राज्य रहेगा, और ये राज्य जो है ना मेरा तमिलनाडु है। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य हो जाएगा ये वाला, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु राज्य का ये वाला जो निकला हुआ भाग आपको दिख रहा है, इस भाग का नाम दोस्तों क्या है बताओ? इस भाग का नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है? रामेश्वरम। याद रखना, तो जो निकला हुआ ये भाग दिख रहा है आपको, ये वाला खास करके, तो इसका नाम रामेश्वरम है। रामेश्वरम में किसका जन्म हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत के एक महान व्यक्तित्व हैं यहाँ से, जहाँ जन्म लिए थे, जिनका नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम। क्या नाम है? APJ अब्दुल कलाम नाम है, APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम जो जी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों? तो APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में। ठीक है, ध्यान रखना। तो रामेश्वरम में यही रामेश्वरम हो जाएगा यहाँ पर। अब APJ अब्दुल कलाम की थोड़ी सी ब्रीफ में कहानी जान लेते हैं, उसके बाद मैं आगे जो भी कंटेंट है उसे पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये महान व्यक्तित्व हैं भारत के। कहा जाता है कि भारत में एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो एक साथ में, दोनों के दोनों ही कैसे थे? एक योग्य व्यक्ति थे, दोनों के दोनों, है ना, अपने आप में बेहतरीन व्यक्ति, जैसे अटल जी और APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम और अटल जी की जोड़ी थी, यानी प्रधानमंत्री वो थे और राष्ट्रपति ये थे। दोनों के दोनों क्या है? एकदम बेहतरीन। ऐसा शायद मौका शायद भारत में कभी आए इन फ्यूचर। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया, सिर्फ एक बार ही भारत में आया है, अटल जी के नेतृत्व में प्लस APJ अब्दुल कलाम एक साथ में। यानी प्रेसिडेंट कौन रहे? APJ अब्दुल कलाम, जब प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? अटल जी रहे। दोनों के दोनों कैसे थे? बेहतरीन व्यक्ति थे। ठीक है, ध्यान रखना है। उनका जो उनके द्वारा किए गए काम जो है आज भी तारीफ के काबिल है, हम ये देख सकते हैं और इतिहास में इनको जान सकते हैं। ठीक है, दोनों योग्य व्यक्ति थे। APJ अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा सा हम एक कहानी थोड़ा सा समझते हैं। आपने सुना होगा APJ अब्दुल कलाम जो थे, ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। तो उन प्रतियोगी परीक्षाओं में खास करके ये NDA की तैयारी करते थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की ये तैयारी कर रहे थे, NDA की। तो NDA की तैयारी करते वक्त क्या होता है, इनका सिलेक्शन नहीं होता है, ये फेल कर जाते हैं। इन्होंने अन्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी किया, लेकिन वहाँ पर भी ये फेल कर जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो थे मतलब रामेश्वरम में इनका जो जीवन है दोस्तों, बहुत कष्टनुमा जीवन है। अगर इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे आप जानोगे, तो ये अगर देखोगे रामेश्वरम से ये टेस्ट देने उत्तर भारत में जैसे आते हैं, और एक जगह है उत्तराखंड। उत्तराखंड अपने राज्य सुना है भारत का, उत्तर प्रदेश के ठीक बगल में, नेपाल के पास में ही है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हरिद्वार नामक जगह है, वहाँ पर जाकर ये क्या होता है, गंगा नदी के तट पर बैठ जाते हैं। जब ये फेल कर जाते हैं एग्जाम, उस समय की बात कर रहा हूँ। इससे पीछे और जीवन देखोगे तो बहुत गरीबी वाला इनका जीवन है ना। अखबार बेचते हैं, उसके बाद अपना जो भी जीवन यापन करते हैं और इस तरह से अपना जीवन चलाते रहते हैं। ठीक है, तो NDA में जाना चाहते थे, लेकिन NDA में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हताश होकर के हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर बैठ जाते हैं और ये सुसाइड करना चाहते हैं। रात का वक्त है और ये गंगा में छलांग लगाने वाले हैं। तभी एक संत आते हैं और संत भाप जाते हैं कि ये जो बच्चा बैठा है इसके अंदर कुछ अनमन चल रही है। पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो जब संत इनसे कलाम साहब से बात करते हैं, देखते हैं इनके भाव को, तो पता लगता है कि ये बहुत चिंतित हैं, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो उसके बाद में संत साहब जो भी थे वो इनसे कहते हैं, मतलब इनसे पहले पूछा जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसा क्या मतलब बैठे हुए यहाँ पे तीन रात में। तो तब ये बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा जीवन में कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में ये विचार आ रहे हैं सुसाइड करने के, मुझे मतलब ये बनना है। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो संत महात्मा थे उन्होंने इनको मतलब एक संबोधन किया कि क्या पता है ना तुम्हारे जीवन में इससे बेहतर कुछ और बना लिखा हो। आप एक एग्ज़ाम नहीं हुआ उसके लिए आप इतना घबरा रहे हो और अपने जीवन को ख़त्म करना चाह रहे हो, क्या पता आपका जीवन इससे और बेहतर होने वाला हो।
ठीक है। वो जो कोटेशन आपका होता है, जैसे कभी कभी हम लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं वो, तो कभी कभी उनमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जब सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें हताश नहीं होना होता है, हमें दोबारा से प्रयास करना होता है। यही हमारी अपनी ज़िंदगी होती है। तो वही जो संत महात्मा थे, उन्होंने इनको मतलब क्या किया, बताया कि एक जो एग्ज़ाम है वो तुम्हारा जीवन निर्धारित नहीं करेगा, बल्कि आपका जीवन तो बहुत अलग ही होता है, यूनिक है। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है, या आप इसके लिए बने ही ना हो, आप और ज़्यादा बेहतर के लिए बने हुए हों, और आगे चल कर परिणाम यही हुआ दोस्तों कि आगे चल कर के फिर ये एनडीए से इनका ये ओवर एज हो गए। जब ओवर एज हो गए तो इन्होंने फिर क्या किया, टीचिंग वाले जो एग्ज़ाम थे उन्हें देना प्रारंभ किया। अब टीचिंग वाले एग्जामों में क्या हुआ, इनका सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद ये प्रोफेसर बन गए, प्रोफेसर से ये फिर साइंटिस्ट में आ गए, और साइंटिस्ट बन गए। साइंटिस्ट बनने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, और प्रोफेसर भी थे। तो कहा जाता है कि असम में कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे। उस समय अटल जी चाहते थे कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बने जो बहुत ही योग्य हो। तो उस समय क्या था, ये सबसे योग्य व्यक्ति यही माने जाते थे भारत में। 1900 मतलब 2004 के समथिंग ये राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो आप देख सकते हो 2004 से पहले 1998 से 2004 के मध्य में यदि हम देखेंगे तो ये प्रेसिडेंट थे। तो उस समय की बात है। तो अटल जी जब मतलब ये कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो ये जो व्यक्ति हैं वो किस टाइप के, आप देखिएगा। तो कॉलेज में फ़ोन आता है अटल जी का, और कहा जाता है कि APJ अब्दुल कलाम जी से बात कराइएगा। तो बात कराने के लिए बोला जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम उस समय लेक्चर ले रहे थे। तो उन्होंने बोला, मतलब जो पियोन था उन्होंने इन्हें सूचना दी कलाम साहब को कि सर प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। तो कलाम साहब पता कैसे थे, अपने कर्तव्य जो निष्ठ था, या उनकी जो सत्यनिष्ठता थी, या उनका जो भी इंटीग्रिटी थी, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। उन्होंने क्या किया, पहले पूरा लेक्चर होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी से बात करें। तो उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री से बोलिएगा कि हम 15 मिनट बाद क्या करेंगे, प्रधानमंत्री से बात कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आज के प्रधानमंत्री और पहले के प्रधानमंत्री, यदि आज कोई प्रधानमंत्री कॉल करेगा तो भाई तुरंत लोग, कोई व्यक्ति जो होगा तुरंत चाहेगा कॉल रिसीव करना, प्रधानमंत्री से बात करना। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री को भी उन्होंने मीटिंग में डाल दिया था। इतने ज़्यादा ये योग्य और महान व्यक्ति हैं, ध्यान रखना। लेकिन उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो भी बहुत ही योग्य और महान व्यक्ति थे, ध्यान रखना। क्योंकि उनको, उनका भी ईगो हर्ट नहीं हुआ था कि एक मामूली से टीचर ने क्या कर दिया, मेरा मतलब जो कॉल है वो मतलब बेटी में डाल दिया, ऐसा नहीं। तो उसके बाद फिर 15 मिनट बाद बात होती है, और कहा जाता है कि आप दिल्ली आ जाइएगा, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, या आप ये प्रेसिडेंट मतलब लिख लीजिएगा। तो उस समय कलाम साहब थे, उन्होंने बोला था कि सर मुझे थोड़ा सा 24 घंटे का टाइम दीजिएगा, मैं सोचता हूँ बताऊँगा। उसके बाद 24 घंटे बाद इन्होंने सोचा, फिर निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी जो थे वो बन जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो व्यक्ति एक सेना का हिस्सा बनना चाहता था, आज वो सेना का सर्व प्रमुख या सर्वोच्च पद पर पहुंच गया है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में तीनों सेनाओं का कमांडर ऑफ चीफ जो होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट, यानी कि हमारा राष्ट्रपति होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो जो संत महात्मा द्वारा की गई बात जो थी APJ अब्दुल कलाम के लिए, वो सही साबित हुई। क्या पता कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है इससे और ऊंचे के लिए और बेटर के लिए बनी हो। और वही इन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया APJ अब्दुल कलाम ने। संघर्ष से भरा जीवन था, एग्ज़ाम में फेल होते चले जा रहे थे, निराशाएं बहुत सारी थी, लेकिन फिर भी क्या हो गया, फिर भी अपने आप में एक टॉप पोजीशन में पहुँचे। वो भी अपने किसके आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर। तो यू अंडरस्टैंड, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्थिति ये बन के आ रही है। तो ये कुछ अब्दुल कलाम साहब के बारे में एक स्टोरी थी जो मैंने आपके यहाँ साझा की। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रामेश्वरम की। हम चर्चा कर रहे थे तो रामेश्वरम में क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है, और उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, राइट। तो हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों देखो, जो रामेश्वरम है, अब रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। तो रामेश्वरम से, अभी रामेश्वरम जो भाग है किसका, तमिलनाडु का भाग है। तो रामेश्वरम से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक जगह मिलेगा धनुषकोडी। क्या मिलेगा, धनुषकोडी जगह मिलेगा, धनुषकोडी, ठीक है, धनुषकोडी है, ठीक है। ये भारत का सबसे अंतिम छोर माना जाता है धनुषकोडी, मतलब श्रीलंका के हिसाब से, श्रीलंका की तरफ जाओगे तो सबसे अंतिम छोर कौन सा हो जाएगा, धनुषकोडी हो जाएगा, ठीक है। ये देखना, थोड़ा सा वेट करना है ना, 1 मिनट वेट करो। देखिएगा दोस्तों, तो हमने देखा कि जो रामेश्वरम है, तो रामेश्वरम भारत का हिस्सा है, और भारत का सबसे अंतिम छोर धनुषकोडी है। अब धनुषकोडी जो है वो तमिलनाडु का, मतलब श्रीलंका की तरफ अंतिम छोर है। वैसे तो हम इधर देखेंगे दक्षिण की ओर, तो वो कन्याकुमारी है भारत का अंतिम छोर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो मुख्य भूमिका, जबकि हमारी जो संपूर्ण भूमिका तो ग्रेट निकोबार के अंतर्गत इंदिरा पॉइंट पड़ जाएगा, सबसे दक्षिणतम, ठीक है, बिंदु जो रहता है वो। लेकिन इधर देखेंगे तो धनुषकोडी हो जाएगा। तो धनुषकोडी जो दोस्तों है
इस धनुषकोडी से जो रेड रेड आपको दिखा रहे हैं, ये डॉट से दिखाए गए हैं, इसे बोलते हैं हम एडम ब्रिज या राम सेतु कहते हैं। इसको ध्यान रखिए, आदम ब्रिज या राम सेतु, मतलब ये डॉट डॉट दिखाया गया है। तो यहाँ पर इसे यहाँ बना दे रहा हूँ, इसे बोलेंगे एडम ब्रिज, एडम ब्रिज, या इसी का नाम है राम सेतु। क्या है? राम सेतु। ठीक है, कहा जाता है ये हमारी हिंदू पारंपरिक जो आस्था है उसके अकॉर्डिंग यदि देखेंगे तो वो राम सेतु वही है। यानी जब भगवान श्री राम श्रीलंका गए थे उस समय जो वानर सेना के द्वारा पुल बनाया गया था, वह पुल आज भी है अस्तित्व के रूप में, उसी का नाम राम सेतु है। तो वही राम सेतु है यहाँ पर। तो कहीं कहीं पर छिछला समुद्र दिखता है, कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े द्वीप हमें देखने को मिल जाते हैं। तो वही एडम ब्रिज, राम सेतु, ये सब इसी के नाम हो जाएंगे, हम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, राम सेतु है। प्रश्न ये आता है दोस्तों कि भारत और श्रीलंका जो है, भारत और श्रीलंका इनके मध्य में कौन सी जल संधि है यहाँ पर। ठीक है, इसको देखना है। भारत और श्रीलंका के मध्य में एक जल संधि है, तो आप कर लेना भारत श्रीलंका के मध्य में। उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो है वो किन दो देशों को जोड़ती है? मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये रहेगा, समझे, यहाँ पर भारत श्रीलंका से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? स्थलीय सीमा के द्वारा। तो ध्यान रखना, स्थलीय सीमा के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि यह जलीय सीमा के द्वारा पृथक होता है। तो भारत श्रीलंका दोनों पृथक हैं, इसके अकॉर्डिंग, जलीय सीमा के अकॉर्डिंग। और जलीय सीमा का मतलब यह हुआ कि कोई ना कोई जल संधि जरूर हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग ही पृथक हैं। हम वही देख सकते हैं। तो पाक जल संधि जो है उसके द्वारा भारत श्रीलंका जुड़े हुए आपस में। ठीक है, हम मान लेंगे ये यहाँ पर। तो मान लेते एक तरफ का भाग भारत का हो गया, एक तरफ का श्रीलंका का हो गया। तो जब भी कभी कोई जल संधि आती है तो उसमें 4 शब्दावली आपके सामने मिलेंगी। संधि शब्द जैसे ही आएगा, तो जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो चार शब्दावली मिलेंगी, खास करके जल संधि के हिसाब से। एक तो 2 स्तरीय भाग मिलेंगे आपको और 2 मिलेंगे जलीय भाग, दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो यदि मैं बात करूँ दोस्तों, ये तो एडम ने दिखा दिया था आपको, यहाँ हटा दे रहा हूँ। अब बात करेंगे ये जल संधि जो है वो किस किसके मध्य में है। तो पहला प्रश्न तो मेरे सामने स्तरीय भाग में भारत और श्रीलंका के मध्य में है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया। तो भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी जल संधि हो जाएगी? तो वो हो जाएगी पाक जल संधि। ठीक है, ये हम कर लेंगे। इसके अलावा बात किया जाए भारत में किस राज्य के मध्य में है, तो तमिलनाडु के मध्य में है। जबकि श्रीलंका में किसके मध्य में है, तो जाफना द्वीप के मध्य में है, जाफना। तो श्रीलंका का कौन सा भाग है? जाफना है। जबकि इधर देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा। अब बात ये आता है कि जलीय भागों में कौन कौन सा है। तो दोस्तों ऊपर की तरफ जो जलीय भाग है और जो नीचे की तरफ जलीय भाग है, ये 2 भाग हमारे सामने जलीय भाग दिख रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जलीय भाग है, इसे हम बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। क्या नाम देंगे? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ऊपर की तरफ जो दिख रहा है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल। ठीक है, क्या बोलेंगे? बे ऑफ बंगाल। जबकि बात किया जाए दोस्तों, जो नीचे की तरफ आ रहा है इसका नाम है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जो है दोस्तों, गल्फ ऑफ मंडार इसे नाम देंगे। तो मन्नार की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि हो जाएगी? पाक जल संधि। पाक जल संधि से कौन 2 देश पृथक होते हैं? तो भारत और श्रीलंका पृथक होते हैं, ध्यान रखना है। बताइए किन 2 देशों के मध्य में एडम ब्रिज या राम सेतु है? तो ध्यान रखिएगा किसके मध्य में हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के मध्य में। भारत का सबसे अंतिम छोर श्रीलंका की ओर आता है, वो धनुषकोडी है। उसके बाद एक द्वीप सा निकला हुआ भाग है, इसका नाम रामेश्वरम है। रामेश्वरम पर किसका जन्म हुआ है? तो वो हुआ है अब्दुल कलाम जी का। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ है? तो रामेश्वरम पर हुआ था। तो ये हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हम देख सकते हैं, ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये आई होप स्पष्ट हुआ होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ बता दिया आपको, ये दर्रा कौन सा हो जाएगा श्रीलंका में? तो ये जाफना दर्रा हो जाएगा, राइट। ये कर लेंगे दोस्तों। आगे बात किया जाए तो देखो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी हम देखते हैं। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है उसे बनाइएगा, तो इधर से ये बहते हुए ऊपर की तरफ जाती है। ये इसकी सबसे लंबी नदी है, मान लीजिए लाइक दिस। ये क्या है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये वाली भी बना के दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये क्या हो जाएगी? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो देखिएगा आप यहाँ कहीं मेंशन कर लीजिएगा, पूछेगा तुमसे श्रीलंका, है ना। तो श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी या सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो महाबेली गंगा है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, महाबेली गंगा। महाबेली गंगा जो है वो किस देश की नदी है? तो श्रीलंका की है। यह कितना किलोमीटर है? तो 335 किलोमीटर ये क्या होती है? तो हाइट होती है, ध्यान रखना है। 335 किलोमीटर की क्या है? डिस्टेंस तय करती है, कहाँ पर? श्रीलंका में। तो ये इधर से उद्गमित होती है यहाँ से और ऊपरी तरफ जाती है इस तरफ। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या है? महाबेली गंगा है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी
और श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी भी इसी को बोला जाता है। जिस तरह से भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों क्या हो जाएगी, भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है। उसी तरह से श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या हो जाएगा, महावेली गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महावेली गंगा। तो महावेली गंगा राष्ट्रीय नदी है और सबसे लंबी नदी भी हो जाएगी यहीं पर, ठीक है। इसके अलावा बात किया है दोस्तों, नीचे इधर हम थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर एक बंदरगाह है श्रीलंका में दक्षिण की ओर, ठीक है। उत्तर की ओर तो बता दिया, ये वाला दक्षिण की ओर जैसे ही हम आएंगे तो बताइए, दक्षिण की ओर जैसे ही आओगे तो श्रीलंका में एक दर्रा है हम्बनटोटा बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह। तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो श्रीलंका में है। कहाँ पर है, श्रीलंका में ही है, ठीक है, श्रीलंका में, यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से कहाँ पर, श्रीलंका में है। हालांकि इसे विकसित किसने किया है, तो ध्यान रखना है, इसे विकसित किसने किया है, इसे विकसित किया है चाइना ने। किसने किया है, चाइना ने विकसित किया है। यानी इस बंदरगाह को बनाया किसने है, तो चाइना ने बनाया है। और पूछेगा तुमसे इस बंदरगाह का प्रयोग कौन करता है, तो धना प्रयोग भी कौन कर रहा है, चाइना ही कर रहा है। क्योंकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान में है ना अस्त व्यस्त हो गई है, तो इसे लीज पर 99 साल के लिए किसने ले लिया है, चाइना ने ले लिया है। और चाइना क्या कर रहा है, इस हम्बनटोटा बंदरगाह का प्रयोग कर रहा है। ये हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो श्रीलंका के लगभग दक्षिण में पड़ता है, हिंद महासागर के अंतर्गत आ जाएगा, राइट। ये आपको कर लेना है। तो ये हमारा कुछ श्रीलंका के संबंध में यहाँ तक हमारा अभी स्पष्ट हुआ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए, ठीक। तो ये हो जाएगा। देखो एक बार रिकॉल करो जल्दी से। आपसे कहा गया है कि ये जो एरिया है ये तमिलनाडु राज्य है भारत का। तमिलनाडु राज्य का निकला हुआ भाग रामेश्वरम है। रामेश्वरम के सबसे अंतिम जो छोर है उसका नाम क्या है, धनुषकोडी है। तो श्रीलंका की तरफ भारत का अंतिम छोर क्या है, धनुषकोडी है। धनुषकोडी से हम डॉट 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 दिखाएंगे यहाँ पर, ये वाला। तो ये क्या, राम सेतु है। राम सेतु कह दीजिएगा या एडम ब्रिज कह दीजिएगा। अब प्रश्न ये आता है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका भारत से पृथक होता है स्थलीय सीमा द्वारा या समुद्री सीमा द्वारा या जलीय सीमा द्वारा। तो जलीय सीमा या समुद्री सीमा द्वारा मतलब पृथक होता है, ना कि स्थलीय सीमा द्वारा। तो जो जलीय सीमा है दोस्तों, जो तो इसके लिए समझौता किया गया पाक जल संधि के अकॉर्डिंग। तो पाक जल संधि जो है वो क्या है, वो भारत और श्रीलंका के मध्य में हुई है। अब भारत श्रीलंका के मध्य में हुई है, तो भारत का तमिलनाडु राज्य और इधर श्रीलंका का जाफना जो द्वीप है उसके मध्य में ये जल संधि हुई है। इधर देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ कौन सी खाड़ी है, बंगाली खाड़ी है, और नीचे की तरफ कौन सी हो जाएगी, मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। तो इनके मध्य में क्या हो जाएगा, ये पाक जल संधि हो जाएगी, ठीक। ये कर लेंगे। हमने बात किया नेक्स्ट कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो महावेली गंगा है। क्या हो जाएगा, महावेली गंगा, जिसे श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं, जिसकी जो लंबाई है 335 किलोमीटर लगभग बैठ जाती है। तो हम इसे लगा देंगे, ये बन जाएगा, ठीक। जैसे श्रीलंका के दक्षिण में जैसे ही दोस्तों आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम्बनटोटा बंदरगाह है। अब हम्बनटोटा बंदरगाह भौगोलिक दृष्टिकोण से कहाँ पड़ेगा, श्रीलंका में पड़ जाएगा। लेकिन इस बंदरगाह को विकसित किसने किया था, तो ध्यान रखना है, ये विकसित किसने किया है, तो ये विकसित किया है किसने, चाइना ने विकसित किया। किसने किया, चाइना ने, ठीक है। ये हो जाएगा। हालांकि इसका प्रयोग भी कौन कर रहा है, चाइना ही कर रहा है, क्योंकि चाइना ने क्या कर लिया है, इसे लीज पर ले रखा है 99 साल के लिए, तो वो इसका प्रयोग कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको देख लेंगे लगा करके, ये आपका बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों श्रीलंका के संबंध में और क्या विशेष रह सकता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो इसके अलावा यदि आप देखोगे तो देखिएगा श्रीलंका के बारे में, ठीक है। देखो श्रीलंका के बारे में कुछ फैक्चुअल डाटा है जो हमें और अध्ययन करना है, तो वो कहीं मेंशन कर लीजिएगा वैसे। जैसे पहला फैक्चुअल डाटा क्या हो जाएगा, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री या श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लिख सकता दुनिया या श्रीलंका, दोनों शब्द लगा। दुनिया यानी विश्व की या श्रीलंका की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थी, बताओ कौन थी, तो श्री मावो भंडार नायके। इनका नाम है श्री मावो भंडार नायके। श्री मावो भंडार नायके क्या है, ये श्रीलंका की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है और दुनिया की प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। तो दुनिया की प्रथम प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो श्री मावो, श्री शब्द पूरा लिखना पड़ेगा, श्री मावो भंडार नायके जो है वो क्या हो जाएंगी, दुनिया की प्रथम प्राइम मिनिस्टर, प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगी, तो दुनिया की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर जो है श्री मावो भंडार नायके हैं। और श्रीलंका की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर भी कौन हो जाएंगी, तो श्री मावो भंडार नायके हैं। इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1994 से लेकर के लगभग 2000 तक ये प्रधानमंत्री रही हैं बाकी श्रीलंका की। तो ये हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो श्रीलंका के हिसाब से आप इसे कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये श्रीलंका की पहली और दुनिया की पहली प्रधानमंत्री भी बन जाएंगी। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय
जो चिन्ह है वो क्या है, तो धारा करना है श्रीलंका का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे भी मेंशन कर लो यहीं पर ही, राष्ट्रीय चिन्ह। जैसे मैं बोलूँ हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, सोने का शेर जो है अपने दाहिने हाथ में तलवार लिए खड़ा है, यह क्या है, श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये कहीं मेंशन कर लीजिएगा, यानी सोने का शेर दाहिने हाथ में तलवार लेकर खड़ा है और वही क्या हो जाएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा, ये कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा बात किया है दोस्तों श्रीलंका के संबंध में और क्या विशेष होगा, तो मैंने ये तो बता दिया कि श्रीलंका का जो राष्ट्रीय नदी है वो क्या हो जाएगी, महाबली गंगा है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु भी हमने चर्चा किया था, ये क्या, यानी कि हाथी क्या हो जाएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, तो ये भी हमने देख लिया था। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो श्रीलंका में और क्या है, तो एक प्रश्न तुम्हारा पेपर में पूछा गया है, जैसे पूछ लेगा राष्ट्रीय खेल क्या है श्रीलंका का, बताइएगा, और राष्ट्रीय पक्षी क्या है श्रीलंका का। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है जब आप देखोगे तो वॉलीबॉल जो है, वॉलीबॉल क्या हो जाएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, ठीक है। तो वॉलीबॉल क्या है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। बात किया जाए श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी की, तो राष्ट्रीय पक्षी की बात किया तो ये क्या हो जाएगा, जंगली फाउल है, क्या हो जाएगा, जंगली फाउल। जंगली फाउल को बोलते हैं जंगली मुर्गा, आप देख सकते हो नाम क्या देख सकते हो, जंगली मुर्गा कह सकते हैं। ये श्रीलंका का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है यानी पीकॉक है, उसी तरह से श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा, जंगली फाउल हो जाएगा या जंगली मुर्गा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और श्रीलंका का राष्ट्रीय जो खेल है वो क्या है, वॉलीबॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा। तो इसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, इसे भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसका नाम लिख लीजिए, तो इसका नाम है पिडुरुत ला मला, ठीक है, ये कर लेंगे, पिडुरुत ला गला, ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। अगर तुमसे पूछे कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो पिडुरुत ला गला क्या है, श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, ध्यान रखना है। पिडुरुत ला गला क्या हो जाएगी, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। श्रीलंका को कितने राज्यों में बांटा गया, बताओ, एक प्रश्न ये भी पूछा गया है, श्रीलंका को कितने प्रांतों में बांटा गया, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो यही मेंशन कर लीजिएगा, कितने प्रांतों में बांटा गया श्रीलंका को। तो ध्यान रखना दोस्तों, श्रीलंका को कितने प्रांतों में बांटा गया, 8 प्रांतों में, कितने प्रांतों में बांटा गया, 8 प्रांतों में बांटा गया है श्रीलंका को। यानी श्रीलंका के कितने राज्य हैं श्रीलंका के पास में, तो ये तो आप देखेंगे, तो श्रीलंका के पास जो राज्य है वो कितने हो जाएंगे, तो हम कर देंगे कितने हो जाएंगे, 8 प्रांत हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 प्रांत हो जाएंगे। तो इसे आप रिलेट कर लीजिएगा ये भी, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा और भी कोई अगर बनना है तो हाँ, एक प्रश्न और आप नोट कर लीजिएगा, किरबात चावल से बनने वाला जो एक पकवान है वो कहाँ बनता है, किरबात चावल। तो किरबात चावल से बनने वाला पकवान कहाँ बनता है, श्रीलंका में, तो यही मेंशन कर लीजिएगा, किरिबाथ चावल से बनने वाला पकवान ये कहाँ का है, तो ये भी कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा श्रीलंका का। तो किरिबात चावल से बनने वाला पकवान किस देश का है, तो वो श्रीलंका का ही हो जाएगा, इसे हम कहीं मेंशन कर लेंगे, इसे आपको लगा देना है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो और क्या विशेष इसमें हो सकता है श्रीलंका में, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अधिकतर मैं सारी चीज़ लगभग पढ़ा दी है, कुछ रहा नहीं है मेरे ख्याल से, लगभग सारी चीज़ हमने ख़त्म कर ली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो श्रीलंका के बारे में दोस्तों जो चर्चा है मुझे लगता है कि इतना काफ़ी रहेगा, ये हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा। आपका कुछ छूट रहा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में, छूटा है कोई प्रश्न जैसे रह जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में उसे मतलब क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे, तो वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा। और इस सीरीज़ को तुम्हें कंटिन्यू देखना है तो स्टैटिक जीके जो है आपका अच्छा हो जाएगा, नहीं तो आप देखो टुकड़ों में देखेंगे तो कुछ चीज़ें मजबूत होंगी, कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अभी तक हम सार्क ही पढ़ रहे हैं, अब सार्क केवल सार्क ही नहीं रहेगा, भारत के पड़ोसी देश भी है, तो भारत के पड़ोसी देशों में भी क्या है, श्रीलंका आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, तो बन जाएगा, उसके हिसाब से हम उसे देख लेंगे। तो एक बार जल्दी से रैपिड फायर में क्या करिएगा, श्रीलंका का रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, जल्दी से। श्रीलंका जो है किस महासागर में अवस्थित है, तो श्रीलंका हिंद महासागर में अवस्थित है। श्रीलंका जो है इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। श्रीलंका जो है आंसू के आकार का देश है, ठीक है, सैटेलाइट के ऊपर से दिखने पर आंसू के आकार का दिखता है, हम ये कह देंगे, ठीक। इसके अलावा बात किया जाए तो जो श्रीलंका है यह भारत से स्थलीय सीमा लगाता है, नहीं लगाता है, बल्कि यह जलीय सीमा लगाता है। तो भारत से जलीय सीमा के द्वारा ये पृथक होता है। तो श्रीलंका भारत के मध्य में एक जल संधि है, पाक जल संधि।
पाक जल संधि जो है भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना द्वीप के मध्य में है। हालांकि जल की बात किया जाए तो मन्नार की खाड़ी और बंगाली खाड़ी के मध्य में क्या है, ये पाक जल संधि रहती है। भारत का एक रामेश्वरम द्वीप है, तो रामेश्वरम द्वीप से सबसे लास्ट वाला जो बिंदु है उसका नाम धनुषकोडी है। तो श्रीलंका की तरफ जाने पर हमारा जो अंतिम छोर है वो कौन सा हो जाएगा, धनुषकोडी हो जाएगा। अब धनुषकोडी से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं मतलब श्रीलंका की ओर, तो वहाँ पर राम सेतु है या एडम ब्रिज है ना। तो एडम ब्रिज जो है वो किन दो देशों के मध्य में है, तो श्रीलंका और भारत के मध्य में है, इसे हम देख लेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपको शुरुआत में बताया था कि जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका के बारे में यदि बात किया जाए दोस्तों तो और विशेष क्या हो जाएगा, तो श्रीलंका जो है राइट, श्रीलंका की खोज किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज कब किया था, तो 1505 में किया था। हालांकि श्रीलंका को गुलाम किसने बनाया था या अपना औपनिवेश किसने कर लिया था, तो श्रीलंका को औपनिवेश करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से श्रीलंका जो है वो कब स्वतंत्र हुआ था, तो आपको ध्यान रखना श्रीलंका जो है वो 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। अर्थात श्रीलंका अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो कब मनाता है, तो 4 जनवरी को मनाता है। मतलब फरवरी नहीं, सॉरी 4 जनवरी है, तो 4 जनवरी को मनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात किया है, एक प्रश्न हमारे मुझे अभी याद आ गया है, वो भी कर लीजिएगा। ये पूछेगा श्रीलंका जो है वो किस चीज़ का निर्यात करता है, निर्यातक देश है, ध्यान, चाय का निर्यातक देश है। श्रीलंका क्या है, चाय का निर्यात ज़्यादा करता है, ध्यान रखना। तो चाय का निर्यातक देश कौन सा है, तो वो श्रीलंका ही हो जाएगा, ध्यान रखना। हालांकि चाय का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो भारत में होता है, और चाय का उपभोग सर्वाधिक कहाँ होता है, तो वो भी भारत में ही होता है। यानी कंजप्शन सबसे ज़्यादा कौन कर लेता है, भारत ही कर लेता है, और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा कौन करता है, भारत ही करता है। जबकि एक्सपोर्ट कौन करता है, तो वो कौन करता है, श्रीलंका करता है। तो चाय का दुनिया में सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो श्रीलंका हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा अभी याद आ गया, तो इसलिए मैं मेंशन करा दिया यहाँ पर, तो इसको भी कर लेना, ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है, हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात की है श्रीलंका के बारे में और क्या मैं विशेष बताया, श्रीलंका का सबसे उत्तरी जो द्वीप है उसका नाम जाफना है। इसी जाफना द्वीप पर सबसे उत्तर में यदि बात करें तो श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु पॉइंट पेट्रो है। अब श्रीलंका का जो जाफना द्वीप है वो मुख्य श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो बताया गया आपको एलिफेंटा जो दर्रा है, एलिफेंटा पास के द्वारा जुड़ा हुआ है। एलिफेंटा से हमें याद आया कि श्रीलंका का जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम क्या, हाथी है, क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। तो ऐसे हम रिलेट कर लेंगे, ये इतना क्लियर हो गया। जाफना जैसे ही नाम आएगा तो जाफना में क्या है, एक समस्या है, एक विद्रोही संगठन है लिट्टे, LTTE, क्या है, LTTE। तो LTTE जो स्थापना है 1976 में प्रभाकरण के द्वारा की गई थी। ये एक विद्रोही संगठन है जो अलग मांग करता है, किसकी मांग करता है, अलग देश बनाने की, ठीक है, ये हो जाता है। लिट्टे की हालांकि फुल फॉर्म क्या है, तो लिबराइजेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, इसका फुल फॉर्म रहेगा। तो ये मैंने आपको लिखवा दिया है और आप इसको ऐसे रिलेट भी कर सकते हो, राइट, ये हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात किया है श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो इसका नाम महावेली गंगा है। महावेली गंगा जो है वो उत्तर से मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर किधर बह रही है, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी है, सबसे लंबी नदी भी इसे बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। तो श्रीलंका की जीवन रेखा भी किसे बोलेंगे, महावेली गंगा को ही कह देंगे। श्रीलंका के जैसे दक्षिण में आएंगे दोस्तों, तो श्रीलंका के दक्षिण में आएंगे तो एक बंदरगाह मिलेगा, हम्बनटोटा बंदरगाह। अब हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से श्रीलंका पर है, श्रीलंका के मतलब स्थलों में या श्रीलंका के भौगोलिक में आएगा, लेकिन क्योंकि इसे लीज पर दे दिया चाइना को, तो चाइना ने ही इसे विकसित किया है, और साथ ही साथ देखा जाए तो चाइना ने ही क्या किया है, इसका प्रयोग कर रहा है वर्तमान में चाइना। ये जो चाइना की एक पॉलिसी है जिसके तहत करता है, भारत को घेरना चाहता है चाइना, इसलिए चाइना क्या है, इसका हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया है भारत पर निगरानी रखने के लिए, और इसके जहाज़ वगैरह यहाँ पर आते हुए जाते रहते हैं। कभी मान लो यूरोप से इसका व्यापार हो रहा है, या मान लीजिएगा अन्य और भी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उन देशों से व्यापार चल रहा है, तो वहाँ से जब जहाज़ आते हैं यहाँ लग जाते हैं, तो इसके लिए भी ले रखा है। खास करके भारत की जो भी मतलब स्पेस सेक्टर है वो सारा का सारा किधर है, इधर ही है। जैसे आपने देखा होगा हमारा इसरो है, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु वाला ये नज़दीक पड़ जाता है यहाँ से, तो रडार से सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन भी ले लेता है। इसके अलावा बात किया जाए तो जब पुलिकट झील है, पुलिकट झील में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा में क्या है, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ से हम अपनी मिसाइलों को, सैटेलाइट को करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो वो यहाँ से देखता रहता है कि कैसे क्या है, तो यहाँ से निगरानी भी करता रहता है। प्लस देखा जाए तो भारत को घेरने के उद्देश्य का मेन उद्देश्य चाइना का यही है, इसलिए ये हम्बनटोटा बंदरगाह को यहाँ पर ले रखा है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों तो श्रीलंका में किस धर्म की अधिकता है, बौद्ध धर्म की अधिकता है। अब बौद्ध धर्म से हमें क्या याद आया कि अशोक का एक महान राजा, मतलब भारत का एक महान राजा था अशोक। तो अशोक ने अपने बेटा महेंद्र को, अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका में
बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार हेतु भेजा था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म की अभी क्या है, अधिकता है, ये देख लेंगे। श्रीलंका जो है इसके बारे में और विशेष क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना श्रीलंका की राजधानी के संबंध में चर्चा किया था। तो श्रीलंका की जो प्रथम राजधानी है वो अनुराधापुरा है ना, पहली राजधानी, जबकि इसकी दूसरी राजधानी कैंडी थी, तीसरी राजधानी कोलंबो है, चौथी राजधानी वर्तमान में जो राजधानी है इसका नाम श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है, जो वर्तमान राजधानी है। हालांकि श्रीलंका का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा हो जाएगा, तो कोलंबो है, और श्रीलंका की प्रथम राजधानी का नाम क्या हो जाएगा, अनुराधापुरा है। श्रीलंका में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो ध्यान रखना है दोस्तों, कितने राज्य हो जाएंगे, वो राज्य आपके 8 राज्य हो जाएंगे। कितने राज्य हो जाएंगे, 8 राज्य हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम कर लेंगे, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ये श्रीलंका के संबंध में जो भी चर्चा है वो हो जाएगा, क्लियर हुआ यहाँ तक, आई होप स्पष्ट हुआ होगा, कोई समस्या किसी भाई बहन को नहीं हुई होगी, ठीक है ना जी, ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक मिस्टेक यहाँ पर हो रही है वो आप सही कर लीजिएगा। श्रीलंका में जो राज्यों की संख्या यानी प्रांतों की संख्या वो 7 है, ठीक, कितनी है, 7, 8 नहीं है, ठीक है भाई, मिस्टेक हो रही है, मैं बार बार इसको देख रहा था कि सही कौन सा होगा। तो श्रीलंका में राज्यों की संख्या कितनी, 7 है, तो 7 आपको मेंशन कर लेना, ठीक है, तो ये हो जाता है कभी कभी, ठीक है, बन जाएगा। बाकी जो भी कुछ रह गया है तो उसे देख लेंगे। जैसे दुनिया की प्रथम प्राइम मिनिस्टर, महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो श्री मावो है ना भंडार नायके, ये दुनिया की प्लस मतलब श्रीलंका की प्रथम प्राइम मिनिस्टर थी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक हो जाएगा। बाकी मैं सारा कुछ करा दिया। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है, या आंसू के आकार का देश है, जैसे हिंद महासागर मोती कहते हैं, ये सारा चीज़ हमारा हो गया। श्रीलंका का राष्ट्रीय जो खेल है वो वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी जंगली फाउल है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो पुडुरुत रागला क्या है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये सारा हमने कर लिया है। तो आई होप ये श्रीलंका के संबंध में तुम्हें स्पष्ट हुआ होगा। अब जो भी लेक्चर है हमारा आगे जो भी सार्क देश बनेंगे, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो नेक्स्ट वीडियो हम किससे समझेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान को जानेंगे। तो आप पहले इसे स्टडी कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेगी तो वहाँ पर आप अध्ययन करना है इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।